हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन। भोजन का अधिकांश हिस्सा फसलों व पालतू पशुओं से प्राप्त होता है। फसलें। भिन्न भिन्न मौसम में भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है, जैसे कि धान की खेती के लिए गेहूं व जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। और पालतू पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। सूखे व पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ व बकरी अधिक सहजता पूर्वक जीवित रह सकते हैं। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, किसकी खेती के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन नंबर 1 है गेहूं की खेती, ऑप्शन नंबर 2 है जौ की खेती, ऑप्शन नंबर 3 है धान की खेती, ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है धान की खेती। चलिए अब एक अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, सूखे व पहाड़ी जलवायु में कौन से पशु अधिक सहजता पूर्वक जीवित रह सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मवेशी, ऑप्शन नंबर 2 है भेड़ और बकरी, ऑप्शन नंबर 3 है विकल्प 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है भेड़ और बकरी। अगली हेडिंग है खेती और पशुपालन की शुरुआत। लोगों का ध्यान किन किन बातों पर गया? खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ से मिल सकती है और बीज कैसे अपनी डंठल से अलग होते हैं? गिरे हुए बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना। पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी उन्होंने, और चिड़ियों व जानवरों से पौधों की सुरक्षा, ताकि वे ठीक से बढ़ सके और बीज पक सके। इसी कारण वे धीरे धीरे क्या हुए, कृषक बन गए। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, आरंभिक लोग कृषक किन किन कारणों की वजह से बने? ऑप्शन नंबर 1 है पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी थी उन्होंने, ऑप्शन नंबर 2 है चिड़ियों व जानवरों से पौधों की सुरक्षा करना, ताकि वे ठीक से बढ़ सके व बीज पक सके, ऑप्शन नंबर 3 है विकल्प 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है विकल्प 1 व 2 दोनों। अगली हेडिंग है पशुपालन। लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाना प्रारंभ किया। जिन जानवरों को पालतू बनाया गया कुत्ते के जंगली पूर्वज थे, और धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी व गाय और सुअर को भी पालतू बनाना प्रारंभ किया। जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा करते थे, जिस कारण वे धीरे धीरे क्या हुए, पशुपालक बन गए। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, पशुपालक बनने के कारण कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 है लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया, ऑप्शन नंबर 2 है जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा करने लगे, ऑप्शन नंबर 3 है विकल्प 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है विकल्प 1 व 2 दोनों। अगली हेडिंग है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करना। लोगों द्वारा चयनित पौधे व जानवर, वे किस प्रकार चयनित करते थे कि वे कौन से पौधे लेंगे और कौन से जानवर का वो पालतू बनाएंगे? तो वे क्या थे? पौधे बीमार होने की जिनकी संभावना कम हो और बड़े दाने वाले अनाज पैदा करते हो। मजबूत डंठल, अनाज के पके दानों के भार को संभाल कर रखें। और जानवरों में क्या, अहिंसक जानवरों और जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, उन्हीं जानवरों को वे पालतू बनाते। बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, और इसमें प्राचीन फसलें कौन से? गेहूं और जौ। और पालतू जानवर कौन कौन से? कुत्ते और भेड़ और बकरी, जिनको पालतू बनाया गया। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है,
बसने की प्रक्रिया कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 12,000 साल पहले, ऑप्शन नंबर 2 है 10,000 साल पहले, ऑप्शन नंबर 3 है 11,000 साल पहले, ऑप्शन नंबर 4 है 9,000 साल पहले। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है 12,000 साल पहले। अगला प्रश्न है, प्राचीन फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर 1 है गेहूँ, ऑप्शन नंबर 2 है जौ, ऑप्शन नंबर 3 है चावल, ऑप्शन नंबर 4 है बाजरा। कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर 1 है विकल्प 1 व 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर 2 है विकल्प 2, 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर 3 है विकल्प 1 व 3 सही है, और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका उत्तर है विकल्प 1 व 2 दोनों। अगली हेडिंग है, एक नवीन जीवन शैली, एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने के कारण। ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से वो एक ही जगह पर लंबे समय तक रहे? वे कारण है बीज बोने से लेकर फसल के काटने तक, जैसे कि खरपतवार हटाना, जानवरों चिड़ियों से फसलों की सुरक्षा करना, और फसलों के तैयार होने के बाद उनकी कटाई कर संभाल कर रखना। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने के कारण कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 है बीज बोने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है फसलों में से खरपतवार हटाने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है जानवरों व चिड़ियों से फसलों की रक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है फसलों को तैयार होने के बाद उनकी कटाई संभाल कर करने के लिए, और ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। अगली हेडिंग है, अनाज का भंडारण। बहुत से इलाकों में लोगों ने फियोज के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और जमीन में गड्ढा बनाए, जिसकी वजह से वे अनाज का भंडारण करते थे। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, अनाज का भंडारण किस तरह करते थे? ऑप्शन नंबर 1 है बहुत से इलाकों में लोगों ने फियोज के बड़े बड़े बर्तन बनाए, ऑप्शन नंबर 2 है टोकरियां बुनी, ऑप्शन नंबर 3 है जमीन में गड्ढे बनाकर, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगली हेडिंग है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। वो कैसे होते हैं? जैसे कि पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन से जैसे कि हम जानवरों की देखभाल करने पर हमें क्या होता है, दूध प्राप्त होता है, और जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। चलिए अभी प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, जानवरों को चलते फिरते खाद्य भंडार क्यों कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है जानवरों की देखभाल करने पर उन्हें दूध प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 2 है जानवरों से मांस भी मिलता है, ऑप्शन नंबर 3 है विकल्प 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है विकल्प 1 व 2 दोनों। अगली हेडिंग है, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। तो उसमें मानचित्र में क्या है, नीला वर्ग है, जिसपे क्या है पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों व पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ जहाँ पर साक्ष्य मिले हैं वे हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, और आधुनिक कश्मीर, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत। ये है नीला वर्ग जहाँ पर पुरातत्वविदों ने क्या किया था, कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य बताए थे। ठीक है, तो ये क्या क्या है, बुरजहू, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डी हवा, महागढ़, दाउजली हेडिंग, हुल्लूर और पय्यमपल्ली। हेडिंग है, निम्न जगहों पर अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। जैसे कि देखिए अनाज और हड्डियाँ और उसके पुरास्थल कहाँ कहाँ पर वे मिले हैं। ठीक है, जैसे गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी कहाँ पर मिले हैं? मेहरगढ़ में, आधुनिक पाकिस्तान में। और चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश में मिला है। और चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान कहाँ पर? महागढ़, आधुनिक उत्तर प्रदेश में।
गेहूँ और दलहन ये कहाँ गुर्फ काल में आधुनिक कश्मीर में है। और गेहूँ और दलहन कुत्ते, मवेशी, भेड़ और बकरी और भैंस ये कहाँ पर बुर्ज में आधुनिक कश्मीर में। और गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल ये कहाँ चिरांत में आधुनिक बिहार में। और ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर ये कहाँ पर हुल्लूर में आधुनिक आंध्र प्रदेश। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर ये कहाँ पे पेयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में। ये अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है कोल्डी हवा, ऑप्शन नंबर 3 है महागढ़ा, ऑप्शन नंबर 4 है बुर्जोहोम। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है कोल्डी हवा। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल के अवशेष किन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है चिरांद, ऑप्शन नंबर 2 है बुर्जोम, ऑप्शन नंबर 3 है हुल्लूर, ऑप्शन नंबर 4 है पयमपल्ली। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है चिरांद। अगली हेडिंग है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां व घरों के निशान मिले हैं, जैसे उदाहरण बुर्जहोम क्या है आधुनिक कश्मीर में है। इसमें लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिसे क्या कहा जाता है गर्तवास कहते हैं। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है बुर्जहोम वर्तमान में किस स्थान में है। ऑप्शन नंबर 1 है वर्तमान कश्मीर में, ऑप्शन नंबर 2 है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर 3 है पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 है श्रीनगर। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है वर्तमान कश्मीर में। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है गर्तवास से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर 1 है लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ऑप्शन नंबर 2 है लोग गड्ढे के ऊपर घर बनाते थे, ऑप्शन नंबर 3 है लोग गड्ढे के किनारे घर बनाते थे, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। गर्तवास की ये विशेषता है कि उसमें क्या उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं और ठंडे के मौसम से उसे क्या सुरक्षा मिलती है, क्योंकि क्या वो ज़मीन के नीचे है, तो इसमें हमें ठंडे में सुरक्षा मिलती है। और नवपाषाण युग अगली हेडिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें औजार औजार की क्या विशेषता है, वो क्या धार को अधिक पहना करके उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है, ठीक है। और औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। ओखली व मूसल का उपयोग अनाज, वनस्पतियों तथा अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में भी हजारों सालों बाद भी इनका उपयोग अनाज पीसने के लिए ही होता है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है नवपाषाण युग के औजार की क्या विशेषता थी। ऑप्शन नंबर 1 है धार को और अधिक पहना करके उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, ऑप्शन नंबर 2 है औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर 3 है विकल्प 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका उत्तर है विकल्प 1 व 2 दोनों। अगली हेडिंग है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन नवपाषाण युग के पुरास्थलों से मिले हैं और इसमें क्या अलंकरण भी किया जाता है। और इन बर्तनों का उपयोग इसलिए होता था चीज़ों को रखने के लिए, और धीरे धीरे इसका उपयोग इसलिए किया जाने लगा खाना बनाने के लिए करने लगे। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है नवपाषाण युग के पुरास्थल से क्या प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन नंबर 2 है अनाज, ऑप्शन नंबर 3 है दाल, ऑप्शन नंबर 4 है सब्जी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है मिट्टी के बर्तन। लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। कपास जैसे पौधे भी उगाए जा सकते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है जनजाति। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछलियां पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। महिलाएं खेती का काम करती है, जैसे कि ज़मीन तैयार कर बीज बोने और पौधों की देखभाल करने से फसल काटने और अनाज को कूटती पीसती हैं। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भी काम करते हुए क्या करते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं, चिड़ियों व जानवरों को दूर भगाते हैं
और छोटे छोटे पशुओं को चराते हैं। पुरुष पुरुष क्या करते हैं, बड़े बड़े जानवरों को चराते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर काम करते थे। कौन कौन से काम करते थे, जैसे कि सफाई व दूध निकालना, बर्तन बनाना, टोकरियाँ बुनना, औजार व झोपड़ियाँ बनाने का भी काम करते थे। कुछ व्यक्तियों को नेता के जनजाति समूह में कुछ व्यक्तियों के नेता जो क्या होते थे, अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान, योद्धा, पुरोहित होते थे। और सांस्कृतिक परंपराएं बहुत ही समृद्ध और विशिष्ट थीं। उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा लेख चित्रकारी भी शामिल थी उसमें। ठीक है। और उनके उनके अपने देवी देवता थे। जनजातीय समाज की अन्य समाज से भिन्नता, वो किस कारण क्या थे, वो अन्य समाज से भिन्न थे। वो ये कारण थे कि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति थी। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी एक का अधिकार है, मतलब पूरे पूरे कुनबे की संपत्ति को उसमें माना जाता है। ठीक है। फिर इनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं, तो ऐसा नहीं होता था कि अलग अलग, तो सब मिलकर इसका उपयोग करते थे। अमीर व गरीब में कोई खास भेदभाव नहीं होता था। यहाँ पर क्या, जनजाति समूह में अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, जनजातीय समाज की अन्य समाज से भिन्नता के कारण कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 है अमीर व गरीब में कोई अंतर नहीं होता है था। ऑप्शन नंबर 3 है विकल्प 1 व 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है विकल्प 1 व 2 दोनों। अगली हेडिंग है सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है। इस पे क्या, मेहरगढ़ में जन्म मृत्यु, मतलब मेहरगढ़ कहाँ है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले गेहूँ और जौ और भेड़ और बकरी को पालना सीखा गया। ठीक है। फिर खुदाई में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। उसमें कौन कौन से, जैसे हिरण और सुअर की, उसके बाद के स्तर में भेड़ और बकरियों की। ठीक है। और फिर सबसे ऊपर मवेशियों की भी हड्डियां मिली। ताकि ऐसा था, स्तर बना हुआ था, जैसे कि सबसे पहले किसकी मिली, हिरण और सुअर की मिली, फिर उसके बाद भेड़ बकरी की मिली, उसके बाद के स्तर में किसकी मिली, मवेशियों की हड्डियां मिली। इन सब से लगता है कि जानवरों को पालतू बनाया गया। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, खुदाई में पुरातत्वविदों को विभिन्न जानवरों की हड्डियां मिली। ऑप्शन नंबर 1 है हिरण व सुअर। ऑप्शन नंबर 2 है भेड़ और बकरी। ऑप्शन नंबर 3 है मवेशी। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। बेहरगढ़ के घर कैसे होते थे, चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष होते थे। ठीक है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे। कुछ कमरे भंडारण के काम आते। ठीक है। उससे पहले और बाद का स्तर, मतलब कि पहले लोग जहाँ रहते, घर टूटने के बाद दोबारा वहीं घर बना लेते। फिर टूटा फूटा सामान्य व कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होता रहा। ठीक है। बस्ती धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और खुदाई के बाद सबसे नीचे के स्तर, उसके बाद का स्तर, सबसे पहले की सबसे ऊपर का स्तर, ऐसे बन गए। ठीक है। मतलब कि जो हमने देखा था कि स्तर बने हुए थे जानवरों के, क्या कहते, पहले भेड़ बकरी, फिर ऐसे करके स्तर बने हुए थे, इसी हिसाब से इसमें बताया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, बेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 है चौकोर व आयताकार। ऑप्शन नंबर 2 है वर्गाकार। ऑप्शन नंबर 3 है त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है चौकोर व आयताकार।
मेहरगढ़ में मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी सम्मान जताते और लोगों की आस्था के अनुसार मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। लोगों में ये आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए क्या करते थे, कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। जैसे कि मृतक के साथ बकरी को दफनाया जाता था। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, मेहरगढ़ में मृतक के साथ क्या दफनाया जाता है था, मतलब ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बकरी, ऑप्शन नंबर 2 है सुअर, ऑप्शन नंबर 3 है भेड़, ऑप्शन नंबर 4 है गाय। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका उत्तर है बकरी। अगली हेडिंग है दार्जिलिंग हेडिंग। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की एक पहाड़ी पर है। यह क्या है, यहाँ खरल और मूसल मिले हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि वे अनाज उगाते थे। यहाँ जेडॉइट पत्थर भी मिले हैं, यह क्या है, चीन से लाए गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, काष्ठास में अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, ठीक है, ये भी मिली है। और इनके क्या होते हैं, औजार व बर्तन मिले। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, कौन सा पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र की पहाड़ी पर है। ऑप्शन नंबर 1 है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है महागढ़ा, ऑप्शन नंबर 3 है दार्जिलिंग हेडिंग, ऑप्शन नंबर 4 है बुर्जहोम। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका उत्तर है दार्जिलिंग हेडिंग। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, जेडॉइट पत्थर कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 है महागढ़ा, ऑप्शन नंबर 2 है कोल्डी हवा, ऑप्शन नंबर 3 है बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर 4 है दार्जिलिंग हेडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका उत्तर है दार्जिलिंग हेडिंग। कुछ अन्यत्र मतलब कुछ अन्य चीज़ें हैं जो पाठ में इंक्लूड की गई है। जैसे कि देखिए, नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में चताल युग, ठीक है, तुर्की है, ठीक है। दूर दराज से सामान लाकर उनका उपयोग किया जाता था। जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, ठीक है, और लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ, ठीक है, ये दूसरे देशों से लाई गई थी। और उस समय पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग खुद ही या जानवरों के पीठ पर सामान लाद कर ले जाते थे। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, मिलान करो, ठीक है। इसमें सीरिया का है कौड़ियाँ और लाल सागर के सामने है सीपिया और भूमध्य सागर के है चकमक पत्थर। तो इसमें हमें क्या करना है, सही मिलान करना है, कौन सा किसका सही है मिलान है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है, एक का क्या है सी है और 2 का बी और 3 का ए, और दूसरे का क्या है, एक का सी है 2 का ए है और 3 का बी है, और तीसरे का है 1 का ए 2 का बी और 3 का सी, और चौथे का है 1 का ए 2 का सी और 3 का बी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका उत्तर है 1 का सी 2 का ए और 3 का बी, ठीक है। 1 का सी तब सीरिया का क्या है, चकमक पत्थर, और लाल सागर का है कौड़ियाँ, और भूमध्य सागर का क्या है, सीपिया।